आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोव्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप मेरी बात लिख के रख लीजिए, आज नहीं तो कल इजराइल और टर्की भिड़ जाएंगे। इजराइल टर्की पर हमला कर ही देगा, भले आज ना करे, लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद ये दोनों देश कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे। तो हम यरूशलेम पोस्ट का एक अच्छा आर्टिकल है, बात करेंगे। देख, सब मैनिपुलेशन की बात है दोस्तों। तो हम एक ऐसा शानदार कोर्स आपके सामने लेके आए हैं। जितनी भी मैनिपुलेशन टेक्निक्स दुनिया में मौजूद हैं, 120, हम उन सबकी बात करेंगे और उसको कैसे उसको यूज करते हैं, उससे कैसे बचे और कैसे उसको पॉजिटिव तरीके से यूज करें। 12 घंटे का ये कोर्स है, 600 रुपए का। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास बताएंगे आपको। सर्टिफिकेशन कोर्स है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। 2 जनवरी से क्लास शुरू होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो टर्किश भाई, टर्किश फ्रंट, हम टर्की की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक समिट होती है जिसमें एक पैक्ट साइन होता है। कोई डिफेंस पैक्ट नहीं है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, लेकिन इसमें है कि हम आपकी मदद करेंगे। अब इसमें इजराइल है, साइप्रस है और ग्रीस है। ये 3 देश हैं। ग्रीस ऐतिहासिक तौर पे अभी ओडिसी आ रही है। तो ग्रीस एक बहुत बड़ा भाई यूनान एम्पायर था, आज यूरोप का एक देश है। वैसे तो पूरा ग्रीस काफी बड़ा था पुराने जमाने का, लेकिन इन तीनों की प्रॉब्लम टर्की से चल रही है। अब टर्की छोटा सा देश है, छोटा सा तो नहीं है, बड़ा देश है। आधा यूरोप में है, आधा एशिया में है। टर्की इकलौता ऐसा इस्लामिक कंट्री है जो काफी प्रोग्रेसिव है। आपको यहां पे यूरोपियन कल्चर दिखेगा, लेकिन पिछले 25 सालों से, वैसे तो टर्की कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, बट ये खाली नाम की डेमोक्रेसी है। इस्लामिक देश जितने भी, उसमें आपको कहीं पे भी डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी। टर्की में थी जब केमल पाशा अतातुर्क ने टर्की को बनाया और उन्होंने गिद्धों से बचाया। अब ये गिद्ध कौन थे, बात करेंगे हम सबकी। तब टर्की एक डेमोक्रेसी ही थी, लेकिन अभी टर्की एक कट्टरता की ओर जाता जा रहा है। वहां के चर्चेस को मस्जिदों में बदला जा रहा है। म्यूजियम का भी यही हाल है। रिसेप तैयब अर्दोगान ने ये ठान ली है कि हम ऑटोमन एम्पायर की जो लेगेसी है वो हम वापस ला के रहेंगे, और अब वो पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले रहा है। भारत, अभी बहुत भयानक भूकंप आया टर्की में, भारत ने कितनी मदद भेजी। टर्की ने क्या किया, पहलगांव में के बाद ऑपरेशन सिंदूर में उसने पाकिस्तान की मदद की। अब टर्की कहता है कि हमारा इंटरेस्ट है, हमारी भारत से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ है। ऐसा क्यों है? 7 अक्टूबर 2023 इजराइल की लीडरशिप ने मल्टीपल सिक्योरिटी एरिना जो है वो आइडेंटिफाई किए, और इसमें टर्की, अब इसमें गाजा सबसे पहले, लेबनान, ईरान। अब ये जितने भी गाजा, लेबनान, ईरान, इराक, ये आपको जितने भी दिख रहे हैं, सीरिया, इन सब पे बम बरसाया है। लेकिन टर्की जो है वो सबसे खतरनाक है। इन सबको पीछे से आग कौन लगा रहा है? टर्की। और टर्की दोस्तों एक ताकतवर देश है। टर्की की मिलिट्री ताकतवर है, टर्की के पास एडवांस वेपन्स है, टर्की नेवल वॉरफेयर में आगे है। टर्की को आप कोई कमजोर देश नहीं समझ सकते। टर्की इज पावरफुल नेशन। तो इजराइल जाहिर सी बात है हिचकेगा, लेकिन होगा जरूर युद्ध। अब उसका रीजन यह भी है, ऐतिहासिक तौर पे अगर हम थोड़े इतिहास में जाएं तो इजराइल और टर्की जो हैं वो कभी भी दोस्त नहीं थे। यहूदियों को पिछले 2500 सालों से मारा जा रहा है, यह बात सच है। फर्स्ट टेंपल बड़ा तोड़ दिया गया, सेकंड टेंपल तोड़ दिया गया। मैंने अभी हिस्ट्री ऑफ जुडाइज्म पे लेक्चर लिया था, आप उसको देखिएगा, 1.5 घंटे का लेक्चर है वो। किस तरीके से यहूदी धर्म बना, यहूदियों को हर जगह मारा जाता था। जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई करने में उनका हाथ श्रापित हो गए, हर जगह से भगाए गए, यूरोप में काटे गए। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने यहूदियों को शरण दी। इनफैक्ट यहूदी पहले थे जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए। लेकिन प्रॉब्लम क्या रही? प्रॉब्लम यह रही कि यहूदी और जो मुस्लिम्स थे उनका रिश्ता ना ही बहुत अच्छा था ना ही खराब था, ठीक ठीक था। यहूदियों को सेकंड क्लास सिटीजन्स माना जाता था, बट उनको बराबर नहीं समझा जाता था। बट उनके ऊपर बहुत रोक टोक नहीं थी। उनको बोला जाता था कि अगर जैसे मुस्लिम गधे पे चल रहे हैं तो आपको खच्चर पे चलना है, ये नियम थे। आपको एक बैंड बांधना है ताकि आप अलग से दिखें। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको पीट देता था, मार देता था। यानी कि एक तरीके से मुस्लिमों ने यहूदियों को अपनाया जरूर, लेकिन बराबर का दर्जा नहीं दिया। बट फिर भी यहूदियों को मारा नहीं जा रहा था। मुस्लिम जब तक रहे तब तक यहूदी जो है वो संरक्षित रहे। बट प्रॉब्लम आनी थी और आई। ऑटोमन एम्पायर 14th सेंचुरी में आ गया, चौथी कैलिफेट, ठीक है। और उसके बाद चीजें बदल गई।
ऑटोमन पूरा यूरोप आज का, अफ्रीका के काफी पार्ट्स वो ऑटोमन के कब्जे में, लैंड रूट भी कब्जे में आ गया था। तो इसीलिए समुद्र से रास्ता खोजा गया भारत के लिए। क्रिस्टोफर कोलंबस निकले, वास्को ड गामा निकले कि भारत को खोजो। यहूदियों का क्या? अब यहूदियों को अगेन अपना जो ठिकाना है वो बदलना रहा। यहूदी जो है वो स्पेन उस समय उनके लिए काफी बढ़िया रहा, लेकिन अगले 400-500 सालों में यहूदी और मुस्लिम जो है वो ठीक ठीक रहे। मुस्लिमों ने यहूदियों को जगह दी, बट मैंने क्या बताया कि प्रॉब्लम तो होती थी, कभी दंगे हो जाते थे, कभी मारकाट हो जाती थी, लंबी कहानी रही। फाइनली सारे के सारे यहूदी एकजुट होते हैं, अमेरिका पोलैंड में सेटल होते हैं, और अब ऑटोमन एम्पायर काफी कमजोर पड़ने लगा था। वर्ल्ड वॉर 1 आते आते 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है तो जर्मनी के साथ ऑटोमन्स लड़े और वो पूरी तरीके से टूट गया। वो टूट नहीं था, ऑटोमन एम्पायर बिखर गया। वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइड पावर की जीत हुई। अब उसके बाद ये जो बहुत बड़ा ऑटोमन एम्पायर था ना, इसको तोड़ दिया गया, इसको टुकड़ों में बांट दिया गया। और ब्रिटिश ने, मतलब पूरा यूरोप ने बोला कि चलो स्पेन तुम ये ले लो, फ्रांस तुम ये ले लो। तो एक तरीके से पूरा बांट दिया गया। इसको एनाटोलिया पेनिनसुला बोला जाता था। ऐतिहासिक तौर पे ये पेनिनसुला बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां से सारे खनिज, रोमन एम्पायर ने भैया पूरा एम्पायर इस पे बनाया है, एनाटोलिया पे सारे रिसोर्सेज यहां पे जाते थे, यहां से जाते थे। उस समय केमल पाशा अतातुर्क आए और उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने बोला कि नहीं, हमको एक देश तो आप बना के दीजिए। तो आज का टर्की अस्तित्व में आया। हालांकि ऑटोमन एम्पायर का 20% है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर तो बहुत बड़ा था ना, 20% भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक देश बना जिसको हम टर्की कहते हैं। और केमल पाशा अतातुर्क फादर ऑफ टर्की बने। काफी लिबरल आदमी थे, काफी बढ़िया आदमी थे। उस समय इस्लामिक कट्टरता थी, उन्होंने सबको हटा दिया, सब पे जितनी सब पाबंदियां हटा दी कि तुम पढ़ो, तुमको कोई हिजाब की जरूरत नहीं है, सब कुछ हटा दिया उन्होंने। और उन्होंने इसीलिए यूरोपियन कल्चर, उन्होंने वेस्ट को जो है साइंटिफिक एजुकेशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया और टर्की काफी आगे बढ़ा, काफी प्रोग्रेस हुआ। 2000 के दौरान, आज से 25 साल पहले सब कुछ ठीक चल रहा था और टर्की और इजराइल साथ साथ काम कर रहे थे, क्योंकि टर्की वेस्ट अलाइंड था। पूरी दुनिया जो है वो इजराइल से नफरत करती थी, टर्की नहीं करती थी। टर्की और इजराइल बहुत अच्छी दोस्ती थी, घनिष्ठ दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करते थे, दोनों एक दूसरे को हथियार बेचते थे। लेकिन जैसे ही रिसेप तैयब अर्दोगान आता है, 2 दशक में चीजें बिल्कुल बदल गई। अब यहां पे इस्लामिक वर्ल्ड में 2 लीडर, एक तो ईरान लड़ाई लड़ रहा था और सऊदी अरेबिया नेचुरल लीडर था। पूरी दुनिया सऊदी अरेबिया के पीछे खड़ी थी, लेकिन एक तीसरा लीडर उभरता है, टर्की। अर्दोगान ने बोला कि भैया ऑटोमन एम्पायर तो हमसे शुरू हुआ था, तो हम वो लेगेसी तो छोड़ेंगे नहीं। अब उसने इस लेगेसी के लिए लड़ाई शुरू कर दी। अब लड़ाई के लिए क्या करना था कि जहां पे स्पेस खाली है वहां पे घुस जाओ। सऊदी अगर किसी मुस्लिम कॉज को नहीं देख रहा है तो हम आएंगे। दुनिया में कहीं पे भी मुस्लिम कॉज है, टर्की वहां पे आएगा। इसीलिए कश्मीर में लड़ाई है, सऊदी कहता हम नहीं छुएंगे, इंटरनल मैटर है। ईरान भी कहता हम नहीं छुएंगे, टर्की बोलता नहीं, कश्मीर हमारी लड़ाई है। गाजा में सबने नजरें फेर ली, टर्की कहता नहीं, हम तो वहां पे सपोर्ट करेंगे फिलिस्तीन को। और इजराइल के खिलाफ, भारत के खिलाफ अर्दोगान यानी कि टर्की काम करने लगा। तो टर्की एक इतना डेंजरस कंट्री बन के उभरा है कि फाइनली इजराइल को सिप्रस को, क्योंकि नॉर्दर्न सिप्रस जो है वो टर्की के कब्जे में है और ग्रीस के साथ भी यही है। बहुत सारे आइलैंड्स डिस्प्यूटेड है और टर्की कभी भी हमला कर सकता है। और साइप्रस की बात करते हैं और ग्रीस की बात करते हैं तो इन दोनों से ताकतवर टर्की है। सेना के मामले में बात कर रहे हैं तो इजराइल ठहरा। इजराइल ने दोनों को बुलाया और इजराइल ने बुला के टर्की को वार्निंग दी कि जो तुम्हारा ऑटोमन का सपना है, नेतन्याहू ने कहा कि वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, भूल जाओ इसे। और ये महज वार्निंग नहीं थी, ये आगाज था कि टर्की आगे, इजराइल जो है वो टर्की के साथ क्या करने वाला है। आप समझ लो, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं। अब दोस्तों क्या होता है ना कि देखिए, इजराइल और टर्की आपस में भिड़ेंगे, लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूं कि एक मेडिटेरेनियन अलायंस होना चाहिए और इसकी भारत बात कर रहा है। देखिए, टर्की, अजरबैजान और ये पाकिस्तान, ये तीनों बड़े खतरनाक है। तो अजरबैजान से आर्मेनिया लड़ रहा है, इंडिया आ जाएगा तो कमाल हो जाएगा। यानी कि मेडिटेरेनियन अलायंस में साइप्रस, आर्मेनिया, भारत, इजराइल और ग्रीस होंगे। तो सारे के सारे जितने भी है ना, काउंटर खत्म, मतलब जितने भी देश है ना, एक साथ भारत निशाना साथ लेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि भाई अगर लड़ाई होगी तो भारत को भी अपनी सेना भेजनी पड़ेगी। डिफेंस पैक्ट का मतलब ये होता है। तो इसीलिए भारत थोड़ा सा कॉशियस है कि भाई देखो, हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे। और इसीलिए उस पर काफी ज्यादा चीजें भी चल रही है कि यार क्या करें क्या ना करें। ठीक है,
बट हाँ, एक मेडिटेरेनियन अलायंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भले ही डिफेंस पैक्ट मत करिए, लेकिन बाकी चीजों पर काम करिए। और आपको पता है कि हमारे पीएम मोदी भी अभी साइप्रस गए थे, और वो एक मैसेज देना था टर्की को कि बेटा तुम अपनी औकात में रहो, है ना, वरना हम अगर औकात पे आए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज है। जो ट्रीटी ऑफ लुजियाना, टर्की हमेशा से कहता है 1923 में टर्की की स्थापना होती, टर्की बना। अब टर्की ट्रीटी ऑफ लुजियाना के तहत बना। टर्की के पास में ताकत नहीं थी, अतातुर्क ने बहुत जोर लगाया, तब उनको एक देश मिला। अब लुजियाना में इनके बॉर्डर जो है वो रोक दिए गए कि तुम बेटा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, एक तरीके से तुम्हारा यही है, यहीं पे ही रहोगे। लेकिन टर्की कह रहा था कि भैया सीरिया, इराक, एक ग्रीस का और जो साइप्रस का वो हमारा है, नॉर्दर्न रीजन वो हमारा पार्ट है, आप ऐसे कैसे हमको वो नहीं दे रहे हो, ये हमारे नेचुरल बॉर्डर्स है। बट किसी ने इस बात को माना नहीं, बोला कि देखो अभी ये टर्की है, ठीक है, ये साइप्रस का नॉर्दर्न रीजन टर्की के पास है, ग्रीस ये रहा, बहुत सारे आइलैंड जो हैं वो टर्की क्लेम करता है। तो ये आप देख सकते हैं, सीरिया हो गया, इराक हो गया। अब ऐसे तो टर्की के पास ये पूरा एरिया था, यूरोप का पूरा, अफ्रीका का पूरा एरिया था, मतलब ऑटोमन्स के पास, लेकिन अब इनके पास कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये चीज है, ये पूरा का पूरा, ये देख सकते हो ना, तो वही है। तो अब अर्दोगान की आइडियोलॉजी हम सबको पता है, अर्दोगान टर्किश नेशनलिज्म आया। तो भाई पहली बात जो मैंने आपको बताया कि अर्दोगान कहता है कि भाई कहीं पे भी इस्लामिस्ट लड़ेंगे, हम आएंगे उनको बचाने। आइडियोलॉजिकली हम हमेशा इजराइल को अपोज करेंगे, जो बहुत सारे अरब नेशन, ना ही ईरान अपोज कर रहा है। और ईरान भाई, पूरा गाजा में कितने लोग मर गए, लेकिन कोई भी इस्लामिक नेशन आगे बचाने नहीं आया, ठीक है। लेकिन टर्की ने कहा कि नहीं नहीं हम तो लड़ेंगे, हालांकि बचाने ये भी नहीं आ रहे। दूसरा जो है इनकी जो लीडरशिप है कि भाई टर्की डोमिनेंट रीजनल पावर है। ये दो चीजों, ये चूरन दिया है अर्दोगान ने अपनी जनता को। अब आपको पता है कि अर्दोगान एक डिक्टेटर आदमी है, इलेक्शन हो नहीं रहे, जनता भी इनसे त्रस्त है। हालांकि टर्की में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टर्की बढ़िया है, डेवलप हो ही रहा है, ऐतिहासिक रूप से डेवलप है, लेकिन आइडियोलॉजी इनकी ऐसी है कि बिना बात के ये युद्ध में घुसते जा रहे हैं हर कहीं पे। तो इजराइल ये पिछले 15 साल से ही शुरू हो गई थी, जब स्टेटमेंट टर्की के बिल्कुल भी सही नहीं बैठे। अब ऐसे ही टर्की और इंडिया के भी रिलेशन ठीक थे, लेकिन हाल ही में 10-15 सालों में क्या हुआ है कि इंडिया और टर्की के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। अब टर्की का जो स्टैंड है वो काफी ज्यादा रेडिकलाइज्ड है। 3 डेवलपमेंट, पहला भाई इजराइल का इंटरनेशनल आइसोलेशन गाजा वॉर के बाद। टर्की पहले तो इसको सपोर्ट करता, लेकिन अब टर्की बिल्कुल दूर खड़ा है, बोला कि बिल्कुल इजराइल की ऐसी तैसी करो। दूसरा, टर्की ने सीरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, यानी कि जो इजराइल के दुश्मन हैं उनके साथ टर्की ने दोस्ती की है और बहुत तरीके से मदद जो है वो टर्की कर रहा है। तीसरा, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अर्दोगान की पर्सनल फ्रेंडशिप है, अच्छी खासी दोस्ती है, तो ये भी इजराइल को परेशान कर रहा है। अब अगर हम बात करते हैं तो इजराइल जो है वो ये टर्किश थ्रेट को काफी सीरियसली आंक रहा है। डायरेक्ट मिलिट्री क्लैश अभी नहीं होगी, क्योंकि देखिए, हाँ ठीक है, कैमरा ऑन है, कैमरा ऑफ यार मेरा बीच बीच में हो जाता है। तो डायरेक्ट अभी नहीं होगा, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, क्योंकि अमेरिका इस तरीके के एस्केलेशन को प्रिवेंट करेगा, क्योंकि अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पे है, अमेरिका के पॉलिटिकल इंटरेस्ट वहां पे, अमेरिका के मिलिट्री इंटरेस्ट वहां पे है। तो अमेरिका बिल्कुल भी नहीं करेगा। भाई आईसिस को किसने मारा, बेचारे कुर्द जो है ना, कुर्द अकेले दम पे इन्होंने अमेरिका की मदद से आईसिस को हराया, और आज कुर्द कुछ नहीं उनको मिला है। ये जो कुर्दिश फोर्सेस है ना, ये लड़ रही है, इनको मरने के लिए अमेरिका ने छोड़ दिया। अब टर्की के साथ मिलकर इन्होंने काम किया, लेकिन अब टर्की और कुर्दिश फोर्सेस आपस में भिड़ी हुई है, आप समझ रहे हो। तो अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ऐसा एस्केलेशन हो, लेकिन अगर होता है तो कंसिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे, क्योंकि टर्की एक, मैंने क्या बताया, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है, एडवांस नेवी कैपेबिलिटी है, मैरीटाइम ब्लॉकेड ये लगा सकता है, और ये ऐसा एरिया है जहां अगर युद्ध होगा तो पूरी दुनिया का ट्रेड रुक सकता है, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी से लेकर अटलांटिक ओशन से लेकर सब कुछ यहीं से ही रास्ता जो है वो गुजरता है। और सारे जो बहुत ज्यादा बिजनेस करते हैं गल्फ बगल में है, बिल्कुल बगल में है। टर्की की जो लोकेशन है, दुनिया के सबसे शानदार लोकेशन टर्की के पास है, ठीक है। तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। लेकिन इजराइल, यहूदी धर्म ये कहता है कि तुमको आज नहीं तो कल प्रॉमिस्ड लैंड मिलेगा। तो इजराइल लेके रहेगा पूरे के पूरे लेवांट रीजन को, वो रुकेगा नहीं। और जब ऐसा होगा तो टर्की, अगर अर्दोगान रहा तो टर्की के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल तय है, ये मान के चलिए। और इसीलिए ये समिट भी हुई है ग्रीस, और क्योंकि हालांकि आई एम श्योर कि भारत को भी इसमें बोला होगा कि आप भी आइए, प्लीज आइए, हमारे साथ जुड़िए, लेकिन भारत ने नहीं, मना कर दिया होगा। बट आज नहीं तो कल प्रॉब्लम होगी। आपको क्या लगता है? और
जैसा कि हमने बताया कि भाई ये अटक गई है पीपीटी, लेकिन हमारा बहुत ही शानदार मैनिपुलेशन का कोर्स 120 टेक्निक्स है मैनिपुलेशन, जिसको आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।